जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2022 और आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स का डेली डोज। ये हम डेली आपके लिए जो है डेली के चुनिंदा जो करंट अफेयर्स के होते हैं उनको हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और खासतौर से उसमें कुछ ऐड करके उससे संबंधित चीज़ें जो आसपास की होती हैं और साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए लाभान्वित है जिनके सिलेबस में करंट अफेयर्स दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी एग्जाम कोई हो रहा है उसके अंदर करंट अफेयर्स अगर सिलेबस में है तो वो आपके लिए उपयोगी हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। और हम ये हर तरीके के बच्चे को लेकर के चलते हैं। अगर आप ये देखें तो ये आपको यूपीएससी से लेकर के यूपीएससी के एग्जाम से लेकर के जितने भी वनडे एग्जाम भी होते हैं, वनडे एग्जाम में भी ये आपको जो है यूज होगा और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। आइए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। धीरे धीरे मौसम भी सही होने लगा है तो उम्मीद है कि आप भी अब थोड़ा सा मोड बदल करके पढ़ाई के मोड में आ गए होंगे। एग्जामिनेशन भी लगातार एग्जाम आने वाले हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों की थोड़ा सा है कि जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर थोड़ी परेशानी आ रही है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि जब हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अगर वो हमारे लिए इस तरीके से कर रहे हैं तो चुनाव भी आने वाला है। जब चुनाव आने वाला होता है देखिए 2024 का, तो 2024 के पहले पहले आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज जनता को लुभाने के लिए आती हैं। ये एक है हर 5 साल में अगर जो भी चुनाव आने वाला होता है तो जो 2022 में इस समय है, 2022 लास्ट होने ही वाला है, 2023 2024 यानी कि एक वर्ष की तैयारी के में ही आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। तो क्यों ना अगर वो हमारा फायदा उठाते हैं तो क्यों ना हम उनका फायदा उठाएं और अपना काम करके एक बार को आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी। वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, हर फील्ड में वैकेंसीज आएंगी क्योंकि इनकी मजबूरी है। इनको ये दिखाना है कि जब जी चुनाव में जनसभाओं में जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए या और भी अलग अलग पार्टीज के और लोग होंगे, सरकार के लोग होंगे, तो वो जा करके ये बताएंगे कि देखिए हमने इतनी वैकेंसीज ले आए हैं, हम वो चरणों में हैं, तो उसका फायदा आप भी उठा लीजिए। इसी तरीके से सभी लोग करते हैं, वो हमारा फायदा उठा रहे हैं, आप उनका फायदा उठाइए और सेलेक्ट हो जाइए, बात खत्म हो जाती है। फिर तो जो होगा बाद में बात की बातें हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आप शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तेलंगाना में। ठीक है, तो भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला अपने तरीके का पहला वन विश्वविद्यालय है, वन विश्वविद्यालय है, ये विद्यालय है जो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और हैदराबाद में ही ये स्थापित होगा, हैदराबाद में ही स्थापित होगा। ठीक, मेनली होगा क्या वन विश्वविद्यालय क्या, इसमें अलग अलग तरीके के कोर्स हो जाएंगे। जैसे आपका कृषि से संबंधित बहुत सारे कोर्स ले आ जाएंगे ताकि कृषि को बढ़ावा मिले। ठीक, उससे जो भी कुछ है जैसे नर्सरी इसका पार्ट हो सकता है, नर्सरी के कोर्स ले आ जाएंगे। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे आ जाते हैं इसमें अंदर कि आप इसको कर लेंगे और अलग अलग जगहों पे जैसे होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज में नर्सरी के लिए भी वैकेंसीज आती हैं, आपके कृषि से रिलेटेड हैं, तो बहुत सारी जॉब होती हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर किए हुए लोग होते हैं उनको लिए अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट में भी मांगता है, एग्रीकल्चर मांग लेता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज आती हैं सबके लिए फॉरेस्ट मांगता है, तो उसके भी ग्रेजुएशन होता है और अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, यह वन अधिनियम जो है भारत सरकार का वन अधिनियम 2022, ठीक 2022 के द्वारा करा है। वनिकी विश्वविद्यालय है, वनिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, वनिकी विद्यालय अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम 2022 के द्वारा, मतलब ये तेलंगाना सरकार ने इसी अधिनियम का यूज करके वनिकी विश्वविद्यालय को ये स्थापित करने जा रही है तेलंगाना हैदराबाद में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है, आज नहीं कल नहीं परसों किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि प्रथम वनिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक, तेलंगाना देगा नहीं, हैदराबाद ऑप्शन में देगा। ठीक है, अगला लेते हैं।
ये अभी शुरू किया गया है रक्तदान अमृत महोत्सव। रक्तदान क्या है? अमृत महोत्सव। ठीक, अमृत महोत्सव, रक्तदान अमृत महोत्सव। ये लगभग 15 दिवसीय एक कार्यक्रम है, आप कह सकते हैं 15 दिवसीय कार्यक्रम है। 15 दिवसीय क्या है? ये कार्यक्रम है जिसमें स्वेच्छा से, कोई बाध्यता नहीं, कार्यक्रम है जिसके द्वारा आप जाकर रक्तदान कर सकते हैं। क्योंकि अपने अपने स्थान बने होंगे, जगह बने होंगे, वहां पर जाकर रक्तदान अमृत महोत्सव के माध्यम से रक्तदान कर सकते हैं। ठीक, इसका शुभारंभ कौन किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई। इसका शुभारंभ किया है स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के हैं, मनसुख, क्या नाम है इनका? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। ठीक है बच्चों, मांडविया। तो ये याद रखिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। रक्तदान अमृत महोत्सव शुभारंभ किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। और इसका क्या प्रयोजन है, किस लिए है? तो ये स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अच्छा, ये रक्तदान है तो दोस्तों रक्तदान दिवस एक मनाया जाता है। रक्तदान दिवस मनाया जाता है, यानी कि ब्लड डोनेट डे, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड डोनेट डे। ये कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है ये कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ जरूरी है, बस इससे ज्यादा नहीं जरूरत है। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में आया, आपको बता दिया है, साथ में क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी लगातार बात करते हुए हम चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप साथ में एक बार आपने क्वेश्चन फॉर्मेट करना समझ लिया, अगर आप खुद से क्वेश्चन को बनाने लगे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन बनाने लगे, तो एग्जामिनेशन में आप समझिए कि आपको 80% मदद मिल जाएगी, क्योंकि हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जैसा आपने फॉर्मेट किया होगा। और आप फॉर्मेट नहीं करोगे, क्वेश्चन को बनाना नहीं सीखोगे, तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को उलट देता है। ठीक, तो आप कंफ्यूज जाते हैं। जब क्वेश्चन उलट देगा आपको, तो आप सोचेंगे कि यार ये वाला इस तरीके से तो हमने पढ़ा नहीं, इसलिए आप उसके सभी पहलुओं पर हम बात कर लेंगे, जिसकी वजह से क्वेश्चन कहीं से भी आए तो वो गलत ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक है फॉरेंसिक साक्ष्य। फॉरेंसिक साक्ष्य आप जानते हैं, फॉरेंसिक साक्ष्य, इसका यूज कब होता है? एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस इसको कहते हैं। इंग्लिश में साक्ष्य को क्या कहते हैं? एविडेंस कहते हैं, एविडेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फॉरेंसिक क्या है ये? फॉरेंसिक है, फॉरेंसिक। ठीक, फॉरेंसिक हो गया, एविडेंस है, एविडेंस। ठीक, कुछ इंग्लिश में भी लिख देंगे ताकि आपको, जो लोग इंग्लिश में ही जानते हैं वो इंग्लिश में भी लिख दें। ठीक है, फॉरेंसिक साक्ष्य क्या है ये? इसको जितने भी दिल्ली पुलिस में जितने भी अपराध जो 6 वर्ष की सजा पाए हुए हैं, 6 वर्ष की सजा पाए, उसके अंतर्गत ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो फॉरेंसिक साक्ष्य करा सकते हैं। ये भारत का पहली व्यवस्था दी गई है दिल्ली पुलिस को। ये दिल्ली पुलिस ने ये व्यवस्था ली है। इसके अंतर्गत क्या होगा, अब बता देता हूं आपको कि फॉरेंसिक साक्ष्य तब जरूरत पड़ती है जब कोई साक्ष्य आपको उपस्थित नहीं मिलते हैं, तब उसमें क्या होता है? बालों की जांच होती है। अगर बाल मिल गए उस जगह पर, उस प्लेस पर जहां पर वारदात या जो घटना हुई है, तो उसको फॉरेंसिक जांच के रूप में लिया जाता है। डीएनए टेस्ट कराया जाता है, डीएनए टेस्ट कराया, वो भी फॉरेंसिक कराया। शुक्राणुओं की जांच कराई जाती है, ये भी फॉरेंसिक। नेल्स जो होते हैं, नेल्स, ये भी फॉरेंसिक एविडेंस में आते हैं और ये फॉरेंसिक। तो इसको दिल्ली पुलिस को, भारत में पहली बार दिल्ली पुलिस को ये अनिवार्य कर दिया गया है कि फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित कर सकती है उन केसेस में, जिस केसेस में कोई भी वारदात या कोई घटना हुई या 6 वर्ष की दंडनीय अगर अपराध हुआ है, 6 वर्ष का, जिसमें 6 वर्ष की सजा मिल सकती है या मिल गई है, उनमें आप फॉरेंसिक साक्ष्य एविडेंस को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी छूट दी गई है, अनिवार्य कर दिया गया दिल्ली पुलिस के लिए। भारत की पहली पुलिस है जिसको यह सुविधा या इस तरीके कार्य करने को अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो फॉरेंसिक साक्ष्य एविडेंस में आप ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष तक की सजा इसमें हो सकती है, या 6 वर्ष की सजा हुई है और 6 वर्ष की सजा हो गई है, का मतलब यह है कि साक्ष्य तो मिल गए होंगे उसके खिलाफ,
तो जैसे ऐसे कोई अपराध जिसमें 6 वर्ष की सजा हो सकती है उसके अंतर्गत ये किया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का 19 सितंबर का डेली डोज है हमारा, जो आपको आज प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन के आसपास बात करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक है पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। ठीक, क्या है? पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, लॉजिकल पार्क है। ठीक, कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दार्जिलिंग में है। और ये दार्जिलिंग कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, आप जानते हैं कोलकाता है राजधानी। ठीक, तो पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क क्यों चर्चा में है? ये इस समय चर्चा में क्यों है? इसलिए है कि इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ठीक, इसलिए चर्चा में है ये दोस्तों मेरे बच्चों कि इसको भारत का या राष्ट्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। इस पर बात भी हुई थी, ये नाम याद रखिएगा, पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक, क्या हुआ है? ये सर्वश्रेष्ठ लिख देता हूं, सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया, चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, किया गया है। ठीक है, बस इतना है। पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। ये जूलॉजिकल पार्क की जगह चिड़ियाघर दे देगा तो भी आप ध्यान रखना कि ये यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्र का जो मंत्रिमंडल है उसने 5 राज्यों में कुछ जातियों को इसने क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी जनजातियों में चेंज करने का, बदलने का, और कुछ जातियों को हम आपको बता देंगे बाद में, जब ये मंत्रिमंडल से अभी तो बात आई है, फिर आगे बढ़ेगी, कोर्ट में है मामला बहुत सारे। बस इतना याद रखिए 5 राज्यों की कुछ जातियों को, अभी ऐसे बहुत बार हो चुका है लेकिन वो कन्वर्ट हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट के बाद से डिसाइड होगा कि ये कन्वर्ट हो गए कि नहीं। अभी तो सिर्फ मंत्रिमंडल है, और अमूमन मंत्रिमंडल कुछ फैसले ऐसे ले लेता है ताकि उसको पॉलिटिकली लाभ हो। ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, उनका भी बहुत ज़्यादा फायदा, मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं किसी भी फैसले के पीछे, कि किस फैसला ऐसे टाइम पे क्यों लिया गया और कब लिया गया, इन सब बातों पे है। तो ये मोटा मोटी आप याद रखिए कि 5 राज्यों में ये फैसला लिया है। आपको चलिए ये बता देता हूँ कि 5 राज्य कौन से हैं। तो उसमें है आपका हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 3 राज्य हो गए। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, 4 हो गया। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक राज्य और कौन सा है? एक राज्य आपका है कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक। तो बहुत सारे इनमें राज्यों में चुनाव होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, इस वजह से ये चीजें अभी हालांकि बस ये मोटा मोटी याद रखिए, बाकी इसके बारे में बात होगी जब भी ये कन्वर्ट हो जाएंगे तब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। ऐसे तो ये तो सब बताने की बात हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा, एक प्यारे बच्चों राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड है, राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड है, सेवा योजना अवार्ड, योजना पुरस्कार अवार्ड है, पुरस्कार। ठीक, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार ये खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, केंद्रीय युवा मंत्रालय केंद्रीय युवा कार्यक्रम में, ठीक है, दिया जाता है, सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया है? तो डॉक्टर सरोज
मीना है, डॉक्टर सरोज मीना, ठीक है। मीना होता है मीना या मीना, मीना कह लो मीना, राजस्थान की है, अलवर की, राजस्थान अलवर की है, वहाँ मीना होते हैं। मीना वही मैंने आपको बताया एसटी में आते हैं, सिविल ट्राइब, और राजस्थान के अलवर की है। ये अवार्ड जो दिया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पुरस्कार हो गया, क्योंकि इसमें पुरस्कार अवार्ड वगैरह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगली बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक पर्सनालिटी है अजीत यादव, ये हैं इटावा के, ठीक है, इटावा के हैं, इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये पैरा एथलीट है। पैरा एथलीट क्या होते हैं? पैरा एथलीट जो दिव्यांग हैं जो, उनको पैरा एथलीट कहते हैं, ठीक। दिव्यांग है उनको पैरा एथलीट कहते हैं। क्या खेलते हैं ये, कौन सा खेल खेलते हैं? क्वेश्चन क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो ये उत्तर प्रदेश के स्पेशल में भी आ गया, उत्तर प्रदेश के खेल में भी ये सिलेबस में आ गया आपका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासतौर से जो बच्चे उत्तर प्रदेश की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम को देते हैं, वहां के लिए इंपॉर्टेंट ये जाते हैं। तो दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये क्या करते हैं? एथलीट हैं। एथलीट में क्या करते हैं? जेवलिन थ्रो के रूप में आप जानते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। जेवलिन थ्रो को हिंदी में अगर देखा जाए बोलचाल की भाषा में तो क्या? भाला फेंक प्रतियोगिता, ठीक, भाला फेंक कहा जाता है, भाला फेंकने वाला। जेवलिन थ्रो भाला फेंक है। इनको अभी हाल ही में गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक मिला है। कहां पे? ये अफ्रीका में छठवीं अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक एथलीट चैंपियनशिप हुई है, ठीक। क्या नाम है उसका? छठवीं अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता हुई है, ठीक। छठवीं पैरालंपिक एथलीट ग्रांड प्री प्रतियोगिता, ठीक, प्रतियोगिता हुई। कहाँ हुई है ये प्रतियोगिता? कहाँ हुई है ये प्रतियोगिता? हुई है दक्षिण अफ्रीका, सॉरी माफ कीजिएगा, अफ्रीकी कंट्री है ये, अफ्रीकी कंट्री मोकासो है, एक अफ्रीकी कंट्रीज है, अफ्रीकी देश है, क्या है? माराकोश। अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका देश का है, माराकोश है, ठीक है, माराकोश यहाँ पे हुई है, माराकोश में, ठीक। अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीकी कंट्री क्या, अफ्रीकी महाद्वीप के माराकोश में, माराकोश देश है, यहाँ पे हुई है। पैरालंपिक एथलीट ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता है, ये छठवीं पैरालंपिक ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता है, छठवीं अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता है, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। किसने जीता? अजीत यादव ने। क्वेश्चन हर जगह से पूछ सकता है, अजीत यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। अजीत यादव किस राज्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश। किस जिले से संबंधित हैं? इटावा। दिव्यांग पैरालंपिक कहा जाता है। ये स्वर्ण पदक इन्होंने कहाँ जीता है? तो ये जीता है माराकोस, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर पड़ता है। कौन सी प्रतियोगिता में जो जीता है? तो छठवीं पैरालंपिक एथलीट ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में जीता है। इस सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये यूपी स्पेशल का भी पार्ट है, यूपी खेल का भी पार्ट है, और आपके करंट अफेयर्स का भी, यानी कि समसामयिक घटनाक्रम का भी पार्ट है। ये 3-4 सिलेबस के अंदर ये कवर हो रहा है आपका। 3-4 जगहों से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्यारे बच्चों, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी हुई है। क्या है? विश्व जल कांग्रेस एवं प्रदर्शनी हुई, ठीक, प्रदर्शनी हुई है। कहाँ हुई है? डेनमार्क में हुई है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर पड़ती है? कोपेनहेगन में। इसको कहते हैं कोपेनहेगन। तो ये क्या है? कांग्रेस प्रदर्शनी है। कांग्रेस प्रदर्शनी में क्या होगा? जल संरक्षण की बात की जाएगी, जल को संरक्षित करने की बात की जाएगी
कि कैसे पूरे विश्व के लोग इकट्ठा होंगे यहाँ पर, ये बात करेंगे कि कैसे इसका जो है जल को संरक्षण किया जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कहा जाता है कि जो टैप है उसको इस तरीके से पानी टपकता रहता है, तो कोशिश की जाए कि इससे ही बहुत सारा बनेगा। बहुत सारा पानी कहा जाता है कि वेस्ट हो जाता है, कमोड के अंदर भी बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वेस्टेड जो जल है, सबसे इस समय भारत के अंदर या विश्व के अंदर सबसे बड़ी समस्या खासतौर से भारत को देखा जाए तो आरओ है। आरओ का पानी जो पिया जाता है, आरओ का पानी, इससे पानी वेस्टेड बहुत होता है प्यारे बच्चों। 20% पानी तो हम यूज कर पाते हैं, लगभग 80% जो जल है, पानी है, वाटर है, वो वेस्ट हो जाता है। आप देखेंगे आपके बेसिन में गिर जाता है आरओ। और आरओ के पानी पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि ये सही है नहीं, मतलब इसमें होते नहीं होते हैं, बचते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि लगभग अगर आपके घर में 200-250 और 250 से लेकर 300 अगर TDS तक का पानी आ रहा है तो आपको जरूरत नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये प्रणाली है, ये तकनीकी है जिसके द्वारा पानी को ये कहा जाता है गंदगी को साफ किया जाता है। आरओ का रिवर्स, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस को कहते हैं। और थोड़ी बहुत दिक्कत हमारे यहाँ गवर्नमेंट के भी है प्यारे बच्चों, हो सकता है प्रयास हर इंसान करता है पानी का वेस्टेज ना हो, आरओ ना लगाना पड़े, ऐसे ही पानी मिल जाए। लेकिन बहुत सारे इलाके हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों में ऐसी दिक्कतें हैं कि पानी की टंकी तो सब बढ़िया लगी हुई है, सब कुछ काम कर रही है अच्छे से, लेकिन जो हमारा पानी आने का साधन है वो सही नहीं, वो कहीं सीवर में पकड़ लेता है तो गंदा पानी आने लगता है। इस डर से कि ऐसा ना हो जाए कि किसी दिन गंदा पानी हो और हमें पानी पीने को ही ना मिले, आदमी आरओ लगवा लेता है कि छोड़ो क्या मतलब है। तो क्या है, पानी वेस्टेड होने लगा। मतलब ये कि सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था जो है, व्यवस्था की खामियों की वजह से, व्यवस्था की खामियां जो हैं इनकी वजह से भी पानी वेस्टेड होता है। ठीक, फिर ये विश्व में जाकर के जल कांग्रेस करते हैं ये लोग, डेनमार्क में जैसे किया, और बातें करते हैं, फिर आकर के अपने इस सुधार को काम नहीं करते। अगर हमको बेहतर पानी अगर घर में मिले और कभी गंदा पानी आए ही ना, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में बदलाव आए और वो जो है आरओ न लगवाएं। और पानी आरओ नहीं लगवाने से दोनों मिनरल्स भी आपको मिलते हैं और खासतौर से आपका पानी भी वेस्टेड नहीं होता है। तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल के अभाव में किसी प्रकार कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। जिन राष्ट्रों में, जिन राज्यों में जल की समस्या है, जल का समस्या, जैसे खासतौर से राजस्थान हुआ, राजस्थान के अंदर देख लीजिए आप, पश्चिमी राजस्थान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप वैसे ही महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र हुआ, सूखा क्षेत्र है जहाँ पानियों के लिए मार होती। महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है, महाराष्ट्र की टोटल राजनीति ही जल पर आधारित है। जितनी भी पार्टी, शिवसेना हुई या जो भी पार्टियां हैं उभरी हैं, ये वहाँ के पानी के अभाव को उजागर करने के लिए है वो पार्टियां जो है सामने आई हैं और सरकारों में भी रही हैं और एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखा जाए। हम सब लोगों का, हमारा देश है, उनको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने लगभग डिस्कशन कर लिया। आज का डेली डोज जो भी हमारा करंट अफेयर्स का है हमने डिस्कशन किया। इसी के साथ हमारी एक क्लास शाम को होती है दोस्तों हिंदी की, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि 6 सेगमेंट होते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट हमारा आज लगभग समाप्त हो जाएगा, जो विलोम शब्द है। कल हमने विलोम शब्द कराने के बाद से जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो 2021 का जो एग्जाम हुआ था पीटी में हिंदी का, उसके कुछ क्वेश्चनों को हमने कराया था। आज जो बाकी क्वेश्चन हैं विलोम शब्द में, सिर्फ विलोम शब्द ले रहे हैं हम, इसलिए उसको करा देंगे। और एक क्लास और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पिछले हो सकते हैं, 2, 4, 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चन जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासतौर से विलोम शब्द, उनको आपके सामने डिस्कशन करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास स्टार्ट होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। आप हैं हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। जय हिंद।